हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ आवर ऑप्शंस ट्रेडिंग सीरीज। पहले वीडियो में हमने समझा था ऑप्शंस बेसिक्स को, ऑप्शंस ट्रेडिंग होती क्या है, कॉल ऑप्शन क्या होते हैं, पुट ऑप्शन क्या होती है, प्रीमियम क्या होता है। हमने ये सारी चीजें समझी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आपको बिल्कुल भी बेसिक्स ऑप्शन के नहीं पता है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सीक्वेंस में इस वीडियो को सेकंड वीडियो पे आप आ सकते हैं। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे सीधे स्टार्ट करते हैं। तो पहले वीडियो में हमने ये सारे टर्म्स तो हमने समझे ही थे, इसके साथ साथ हमने समझा था एक्सपायरी डेट भी। वो हमने लेकिन इंश्योरेंस के टर्म्स में ही समझा था, ऑप्शंस के टर्म में नहीं समझा था। तो एक बार ब्रीफली मैं उससे बता देता हूँ। जो हमने अपने कार का, अपने टाटा नैनो का हमने इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो एक साल के एंड में जनरली एक्सपायर हो जाता है। तो स्टॉक्स और इंडेक्स के ऑप्शंस के केस में क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर होता है एक पर्टिकुलर दिन में। वो पर्टिकुलर डे हफ्ते का लास्ट थर्सडे या फिर महीने का लास्ट थर्सडे जनरली रहता है। तो अब इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। तो मान लेते हैं मेरा एक फ्रेंड है अमित, जिसके पास एक जमीन है जिसके बगल से एक हाईवे गुजरने वाला है आने वाले दिनों में। ऐसी न्यूज है, र्यूमर है बस, और श्योर नहीं है। तो उस जमीन की वैल्यू अभी करंटली 1 लाख रुपीज है और आने वाले टाइम पे ये एक्सपेक्टेड है कि अगर हाईवे आता है तो वहां पर उस जमीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,50,000 हो जाएगी। ठीक है, तो 50% इंक्रीज हो सकती है वो जमीन की वैल्यू। ठीक है, तो वो बात अमित को भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ उस जमीन को बाय करने में। मुझे लगता है, मैं थोड़ा ज्यादा श्योर हूँ वो रोड आएगी वहां पर तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मैं अभी से तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 1,50,000 दूंगा नहीं, क्योंकि अभी श्योर हुआ नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अमित के पास जाऊंगा और मैं उससे बोलूंगा कि भाई मुझे ये जमीन चाहिए, जिसके लिए मैं तुझे 6 महीने के बाद सारा पेमेंट करूंगा, लेकिन मुझे अभी ये राइट चाहिए कि ये जमीन तू मुझे ही बेचेगा। तो उसके लिए मैं तुझे 10,000 रुपीज दे देता हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मैं उसको अभी जो है 10,000 रुपीज दे दूंगा एडवांस में। तो अमित को क्या है, उसको अभी 10,000 रुपीज मिल रहे हैं और उसकी जो जमीन की वैल्यू जो है वो भले ही घटे या बढ़े, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसे अभी 10,000 रुपीज मिल रहे हैं और एडिशनली वो 1 लाख रुपीज जो है वो तो जमीन की वैल्यू बाद में मिलेगी ही मिलेगी अमित के थ्रू और मेरे थ्रू। तो उसको टोटल कितने पैसे मिलेंगे, 1 लाख प्लस ये 10,000 जो अभी मिल रहे हैं उसे, 1,10,000। अमित भी खुश, मैं भी खुश, मुझे जमीन के जो है राइट मिल गया कि 6 महीने बाद भी मैं उस जमीन को 1 लाख रुपीज में ही खरीदूंगा, यानी कि 1 लाख प्लस 10,000 रुपीज में मैं खरीदूंगा उसे। तो अब 6 मंथ्स लेटर यहाँ पर 3 सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो वो हाईवे आया या फिर नहीं आया, और तीसरी एक और कोई नेगेटिव चीज भी हो गई। तो मान लेते हैं कि अगर हाईवे आ गया और उस जमीन की वैल्यू हो गई 1,50,000। अब अमित ने मुझे वो जमीन बेचनी पड़ेगी कितने में, 1 लाख का हमने एग्रीमेंट किया हुआ था और 10,000 मैंने उसे पेमेंट किया हुआ था। जो वो 10,000 पेमेंट मैंने किया हुआ था वो क्या था, प्रीमियम। मैंने उसे प्रीमियम पहले ही पे कर दिया था ये राइट खरीदने के लिए कि ये जो जमीन है मैं इसे 1 लाख में ही खरीदूंगा। तो वो 10,000 देने का फायदा मुझे क्या हुआ, अभी के टाइम पे उस जमीन की वैल्यू हो गई 1,50,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 1 लाख मैं अभी दूंगा अमित को, 10,000 मैंने पहले दे दिए थे, 1,10,000 हो गए और टोटल अभी जमीन की वैल्यू 1,50,000 है। तो 40,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया। और मैंने इन्वेस्ट कितना किया था इसमें, एक्चुअल में मैंने 1 लाख रुपीज इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने इन्वेस्ट कितना किया, सिर्फ 10,000 रुपीज, और मेरा रिटर्न कितना हो गया 400% 6 महीने के अंदर। जबकि जमीन की वैल्यू कितनी बढ़ी, 50%, सिर्फ 50% जमीन की वैल्यू बढ़ी और मेरा रिटर्न हो गया 400%। इसी तरह से, इसी वजह से ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत ही एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी रहते हैं। इसी तरह से ऑप्शंस स्टॉक मार्केट में भी काम करते हैं, उनको मैं अभी आपको लेके आऊंगा, दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करने के लिए। दूसरा सिनेरियो होता है, वहां पर हाईवे तो नहीं आया लेकिन वो जमीन पे कोई नेगेटिव न्यूज भी आ गई कि उस जमीन की वैल्यू हो गई 80,000। ठीक है, अब जमीन की वैल्यू हो गई 80,000। अब मैंने कितने में उसका अग्रीमेंट लिया हुआ था बाई करने का, 1 लाख में। मतलब मुझे तो लॉस होना चाहिए। तो मुझे लॉस कितने का होगा, 1 लाख की जमीन थी और मैंने 10,000 रुपीज उसे प्रीमियम पे करा हुआ था। तो 1,10,000 का मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अभी कितनी वैल्यू है जमीन की, 80,000, सिर्फ 80,000। यानी कि मेरा कितना लॉस हो गया, 30,000 का। नहीं, क्योंकि जो ये एग्रीमेंट था इसमें मुझे राइट था, मेरा हक था कि मैं उसे 1 लाख में खरीदूंगा, लेकिन मेरी ऑब्लिगेशन नहीं थी। मुझे जरूरी नहीं है कि मैं उस एग्रीमेंट को फुलफिल करूं। अगर मैं उस एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं करना चाहता हूं तो जो मैंने उसे प्रीमियम 10,000 का दिया हुआ है वो मेरा लॉस हो जाएगा कंप्लीट। तो ये 80,000 जमीन की वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना राइट जो है वो एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि ठीक है भाई, 10,000 रुपीज तू रख ले, मैं एक्स्ट्रा 20,000 का लॉस क्यों लूं। ठीक है, तो ये एडवांटेज होता है ऑप्शन बायर का। तो जो मैंने प्रीमियम पे करा हुआ है वही मेरा मैक्सिमम लॉस है। तीसरा सिनेरियो है कि जमीन की वैल्यू को कुछ हुआ ही नहीं, जमीन की वैल्यू वहीं पर रह गई 1 लाख रुपीज में और कोई भी चेंजेस नहीं आए।
अब इस सिनेरियो में तो मैं क्या करूंगा, तो मेरी जो कॉस्ट आ रही है इसमें 1,10,000 की आ रही है और जमीन की वैल्यू सिर्फ 1 लाख है। तो इसमें प्रॉफिट और लॉस के सिनेरियो में क्या हो रहा है, 10,000 का मुझे लॉस हो रहा है ना। तो 1 लाख में ही मैं खरीद रहा हूँ और 1 लाख की ही उस जमीन की वैल्यू भी है और एक्स्ट्रा 10,000 भी मैंने पे करा हुआ है। तो वो जो 10,000 था वो मेरा लॉस तब भी हो गया। तो ये ब्रेक इवन वाले सिनेरियो में भी अगर ऊपर या नीचे नहीं गई जमीन, तो ब्रेक इवन वाले सिनेरियो में भी जो ऑप्शन का बायर था मुझे उसमें भी पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। अब एक चौथा सिनेरियो है, चौथा सिनेरियो नहीं, पहला सिनेरियो ही है, अगर जमीन की वैल्यू सिर्फ 10,000 से बढ़ जाती है, 10,000 रुपीज अगर उसकी वैल्यू बढ़ी, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, मेरा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने 1 लाख रुपीज अभी देने हैं, 10,000 मैंने ऑलरेडी पे करा हुआ है। तो अब जमीन की वैल्यू भी 1,10,000 ही है, तो मैं एक्सरसाइज करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पॉइंट पे मेरा ब्रेक इवन होगा। मेरा ब्रेक इवन 1 लाख पे होने की बजाय मेरा ब्रेक इवन कहां पर होगा, 1,10,000 पे। अब जो ये 1 लाख है इसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, मतलब इस रेट के ऊपर या नीचे जाने पे हमें फायदा या नुकसान हो रहा है। और इस स्टोरी के थ्रू हमने क्या समझा कि दो सिनेरियो में, सिनेरियो 2 और सिनेरियो 3 में ऑप्शन बायर का लॉस हो रहा है और जो सिनेरियो 1 है उसमें ऑप्शन बायर का प्रॉफिट है। तो अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में अगर समझे, जो बायर है ऑप्शन बायर, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हो गई 33.3% और जो ऑप्शन सेलर है उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो हो गया वो हो गया 66%। यानी कि आउट ऑफ 3 टाइम्स जो ऑप्शन सेलर है वो ही प्रॉफिटेबल होगा और जो 1 आउट ऑफ 3 टाइम्स जो ऑप्शन बायर है वो प्रॉफिटेबल होगा। तो इसमें फायदा किसका है, जनरली हमें दिखाई दे रहा था कि हमारा रिटर्न तो बहुत ज्यादा एकदम ही एक्सपोनेंशियली जो है पहले सिनेरियो में सीधे हमारा 400% का रिटर्न हमें मिल गया था, लेकिन उस ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम रहती है। और जो 2 सिनेरियो बाकी के सिनेरियोज हैं, उन 2 सिनेरियो में ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन उसका लॉस जो है वो अनलिमिटेड है जो ऑप्शन सेलर है, क्योंकि जो वो जमीन है उसकी वैल्यू 5 लाख अगर मान लेते हैं कि वो 5 लाख चले गई, तो जो ऑप्शन सेलर है उसको तो सिर्फ 1 लाख में बेचना पड़ेगा अपनी जमीन को, वो 4 लाख का उसे नुकसान हो जाएगा। और उसको मिलना कितना था, 10,000 रुपीज प्रीमियम मिला उसको, 10,000 के बदले 4 लाख का लॉस, 10,000 अगेंस्ट 4 लाख, ठीक है। वो 10,000 पाने के लिए उसने 4 लाख रुपए रिस्क कर लिए। और ऑप्शन बायर का कितना रिस्क है, उसका मैक्सिमम सिर्फ उस प्रीमियम का लॉस है। अब मैं इस पूरी स्टोरी के एग्जांपल को लेके आता हूं स्टॉक्स में, ठीक है। अब कोई स्टॉक है, रिलायंस का ही शेयर हमने पिछली बार एग्जांपल लिया था, तो 2,000 का ये शेयर है मान लेते हैं। तो हमने क्या एग्रीमेंट, अगर एक ऑप्शन बायर है और एक ऑप्शन सेलर है, मैं उस ऑप्शन सेलर से बोल रहा हूं कि यार 2,000 की मुझे कॉल खरीदनी है, यानी कि जब ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो एक सेट प्राइस में मान लेते हैं हम 2,000 के स्टॉक को 200 रुपए में हम एक प्रीमियम सेट कर देते हैं। इस प्रीमियम को सेट करने के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो हम अभी थोड़े एडवांस वीडियोस में देखेंगे। तो ये 200 रुपीज हमने प्रीमियम डिसाइड किया। इस 200 के बेसिस पे ऑप्शन सेलर ने बोला कि ठीक है, कॉल तेरे को दे देता हूं, अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो तुझे प्रॉफिट होगा, अगर नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब ये 2,000 का प्राइस अगर 2,000 पे ही रहता है, तो मैंने तो 200 रुपीज पे करा हुआ है ना प्रीमियम पहले से, तो मेरा जब तक 2200 से ऊपर नहीं जाता प्राइस रिलायंस का, तब तक मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। तो 2200 से नीचे सारा का सारा प्रॉफिट किसका है, ऑप्शन सेलर का है। और 2200 के ऊपर जाता है तो तभी जाके मुझे प्रॉफिट होने लगेगा उसमें। तो ये 2000 है, ये क्या हो गई, स्ट्राइक प्राइस हो गई, जिस स्टॉक का प्राइस जो अंडरलाइंग एसेट है। अंडरलाइंग एसेट क्या हुआ यहाँ पर, रिलायंस। जो हमारा स्टोरी थी उसके एग्जाम्पल में जो वैल्यू थी वो क्या थी, अंडरलाइंग, वो जमीन थी। और स्टॉक मार्केट में क्या रहता है, स्टॉक रहता है। इंडेक्स में क्या होता है, अंडरलाइंग इंडेक्स का प्राइस, जो ओवरऑल इंडेक्स का जो एवरेज है, जैसे निफ्टी मान लेते हैं 18,000 पे अभी है, तो 18,000 जो है वो अंडरलाइंग का प्राइस है। और 18,000 से की स्ट्राइक प्राइस को अगर हम चूज करके डिसाइड कर रहे हैं कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हम डिसाइड करते हैं, तो ये 18,000 जो हो गया वो हो गया क्या, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, इन टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और अगर ये 18,000 का हमने स्ट्राइक प्राइस चूज किया कि ठीक है, ऑप्शन बायर और सेलर ने, कि ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट, नीचे जाएगा तो तेरा प्रॉफिट, ऐसा। लेकिन एक्चुअल में मार्केट कहाँ होगी, एग्जैक्ट 18,000 पे नहीं होगी। ठीक है, मान लेते हैं 17,900 पे मार्केट है अभी। ठीक है, 17,900 पे अगर मार्केट है तो स्ट्राइक प्राइस तो 18,000 हो गया। इस 17,900 को कहते हैं स्पॉट प्राइस, यानी कि निफ्टी अभी 17,900 पे है तो ये स्पॉट प्राइस हो गया। और 18,000 रुपीज जो है जिसपे हमने डील करी हुई थी ऑप्शन बायर और सेलर ने, वो क्या हो गया, एक स्ट्राइक प्राइस हो गया। अब इंडेक्स में क्या होता है कि 50-50 के डिफरेंस पे ये स्ट्राइक प्राइसेस डिसाइडेड होती है।
अब जैसे जमीन थी तो एक ही चीज थी, एक ही स्ट्राइक प्राइस हमने डिसाइड करी हुई थी, लेकिन ऑप्शंस में तो बहुत सारे लाखों कॉन्ट्रैक्ट्स अगर ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये भी अलग अलग पॉइंट्स पे मिलती है हमें, जिसपे हम ऑप्शन बाई कर सकते हैं। जैसे 18,000 की निफ्टी की कॉल है, 18,050 की एक स्ट्राइक प्राइस होगी, 18,100 की एक स्ट्राइक प्राइस होगी। ये सब आप अभी ये ऑप्शन चेन में देख सकते हैं। ये जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस पे आप ऑप्शन बाई या फिर सेल कर सकते हैं। ये अभी हम निफ्टी का एग्जांपल देख रहे हैं। मान लेते हैं निफ्टी अभी 17,900 पे है और हमने 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, या बाई या फिर सेल कर रहे हैं। अब 18,000 पे मैंने कॉल बाई करी है और निफ्टी कहां पर है, 17,900 पे। मैंने कॉल बाई करी है तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन वो ऊपर जाके मुझे प्रॉफिट कब देने लगेगा, 18,000 पहुंचेगा, उसके भी ऊपर जाएगा तो तब जाके मुझे वो प्रॉफिट देने लगेगा। लेकिन अभी निफ्टी तो 17,900 पे ही है, तो इस केस में क्या होगा, ये ऑप्शन मुझे बहुत ही सस्ते रेट पे मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि चांसेस कम रहेंगे कि निफ्टी जो भी ये स्ट्राइक प्राइस है 17,900 से 18,000 को क्रॉस करे, इसके चांसेस थोड़ा कम रहेंगे। तो इसमें हमारे स्ट्राइक प्राइस जो है, प्रीमियम का प्राइस होगा, वो काफी कम होगा। अब मान लेते हैं कि अभी निफ्टी है 18,100 पे और हम स्ट्राइक प्राइस 18,000 को ही बाई कर रहे हैं, तो 18,100 ये तो ऑलरेडी 18,000 से ऊपर है, यानी कि ये ऑलरेडी ऑप्शन बायर मुझे ऑलरेडी पैसे दे रहा है, तो इसका प्राइस जो है वो प्रीमियम का प्राइस ऑलरेडी ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। और अगर अभी प्राइस निफ्टी स्ट्राइक प्राइस हम 18,000 पे ही काम कर रहे हैं और निफ्टी भी 18,000 पे ही है, तो इसका प्राइस क्या होगा, ये जो 18,100 वाली का प्राइस था उससे कम होगा और 17,900 वाली से ज्यादा होगा। तो अगर जो स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस अगर सिमिलर एरिया पे है, 18,000 और 18,000 पे दोनों चीजें हैं, तो इसको कहते हैं हम एट द मनी, मतलब जो प्राइसेस हैं वो वहां पर से ही ऊपर या नीचे जाके मुझे फायदा या फिर नुकसान देने लग जाएंगे। और ओटीएम होता है, मतलब कि जहां पर से मैंने डील करी है कि यहां से ऊपर जाके मुझे फायदा होगा, उससे अगर नीचे है ऑलरेडी प्राइसेस, तो मतलब ये ओटीएम ऑप्शन हो गया। और अगर प्राइसेस ऑलरेडी उससे ऊपर हैं तो वो एक आईटीएम ऑप्शन हो गया, यानी इन द मनी ऑप्शन होगा। आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर हो पाए होंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग को करना भूल गया, तो मे बी आपको ऑडियो क्वालिटी थोड़ी बहुत अच्छी नहीं लगी होगी इस वीडियो में, क्योंकि मैं कैमरा के रॉ ऑडियो से इस वीडियो को पब्लिश करूंगा। आई होप दैट विल नॉट बी अ बिग हिंड्रेंस और आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स और समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा अच्छे टर्म्स में और ज़्यादा अच्छी स्टोरी, अच्छे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर।